भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 2 किस्में रिलीज हुई हैं। मेरे ख्याल किसान भाइयों को ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोनों बेहतरीन किस्में हैं। एक 3369 है और एक 3386 है। अच्छा, 3369 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है और 3386 एक चमत्कारिक किस्म साबित होगी आने वाले दिनों में, ऐसा मेरा मानना है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय मैं न्यू दिल्ली में हूं और संस्थान का नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR। और मुझे कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। मैं इस समय हूं डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ। आप निदेशक हैं दिल्ली में इस संस्थान के, और जब ये करनाल में थे तो भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में ये 6 साल निदेशक रहे। और बहुत खुशी और बधाई देता हूं मैं कि इनके टेन्योर में, इनके समय में 6 गेहूं की नई किस्में निकली हैं। DBW 187, DBW 222, DBW 303, उसके बाद DBW 327, DBW 332, DBW 370, DBW 371 और 72। शायद ही इतने कम समय में इतनी ज़्यादा किस्में किसी संस्थान से निकली हों। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दिल्ली आया तो आपसे मिल रहा हूं। किसान भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि पुनः आपकी बातचीत को सुनेंगे। तो आपने इतनी अच्छी किस्में निकाली हैं। 222 तो पंजाब में बहुत चाहत में रहा है इस बार, हालांकि 70, 71, 72 तक हम आ गए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे। 30 नवंबर हो गई है कि किसान भाइयों ने कुछ ने तो गेहूं को पहला पानी भी लगा दिया है, कुछ लगाने के कगार में है। चाहे किस्म वो आपके संस्थान की हो, पुराने वाला भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, चाहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई किस्में हों या पुरानी। तो ये जो सस्य क्रियाएँ हैं, जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, अब पहले पानी पे डॉक्टर साहब किसान क्या डालें? उन्होंने अगर मात्र सिर्फ खाली DAP ही दिया है बोते समय। डॉक्टर दिलीप गोसाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान ने बहुत अच्छी प्रगति की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी किस्म हो, अगर किसान उसको अपनाएंगे नहीं तो उसकी सफलता आप पूर्णतः नहीं आंक सकते। तो किसानों ने बहुत प्यार दिया है पंजाब, हरियाणा और उन प्रदेशों में। विभिन्न किस्में लगाए हैं संस्थान के या गैर संस्थानों के, बहुत सी किस्में लगी हुई हैं पंजाब हरियाणा में। और जैसा आप जानते हैं कि जिन्होंने अक्टूबर माह में बुआई की थी, 5 नवंबर तक उनको निश्चित तौर पे पानी लगा दिया होगा या लगा रहे होंगे। और विभिन्न सस्य क्रियाएँ हैं जिनके बारे में किसानों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आपका प्रश्न सही है। तो सबसे पहले जो उसके पोषक तत्व हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हम ऐसा मानते हैं कि जो अक्टूबर के माह में बिजाई होती है उसमें 150% ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है। और आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि किसान 2 इंस्टॉलमेंट में वो खाद देते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर 1/3 खाद वो DAP के माध्यम से दे दिए हैं तो फास्फोरस और नाइट्रोजन का सप्लाई हो गया है, तो 1/3 पहले पानी के बाद दे देंगे और दूसरी जो 1/3 बच जाएगी आखिरी वाली, वो दूसरे पानी के बाद दे देंगे। और इसके साथ ही जो प्रमुख सस्य क्रिया है जिसमें हार्मोनल स्प्रे की बात आप करते हैं किसानों के मध्य में, जब हम अर्ली सोइंग करते हैं तो उसमें जो 2 तत्व बताए गए हैं, टेबुकोनाजोल और दूसरा है क्लोरोमेक्वाट क्लोराइड, उसको 2 बार में हमने स्प्रे करना है। 1 ppm और 3 ppm का घोल बनाकर। पहला स्प्रे तब होगा जब पहली सिंचाई के बाद उसमें गांठें बनने लगेंगी, यानी करीब करीब 40 दिन के आसपास, 40 या 45 दिन के पास। और दूसरा स्प्रे तब होगा जब वो जिसमें झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ निकलने वाली हो, जिसे बाली बाहर आती है। करीब करीब पंजाब हरियाणा में 70-75 दिन के बाद ऐसा अवस्था आ जाती है, तब स्प्रे करेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो गांठों के बीच की दूरी है वो कम हो जाती है। अच्छा। तना भी मजबूत हो जाता है। तो क्योंकि हाई यील्ड का संभावना इन किस्मों में रहता है, तो ऊपर भार ज़्यादा और तना कमज़ोर हो तो वो गिर जाती है, तो उसको बचाने के लिए इन स्प्रे का इस्तेमाल किया जाता है। किसान भैया, आपने सुन लिया, आपके बहुत से प्रश्न थे और टेलीफोन पे भी पूछना शुरू कर दिया है कि जो ये नई किस्में आई हैं इनका कद कुछ लंबा है, और क्योंकि ये लग गई हैं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह और 5 नवंबर तक, तो क्या इसमें कद को, बढ़वार को रोकने के लिए हमने स्प्रे करने हैं कि नहीं? तो साहब ने बोला है
कि आप 2 समय करेंगे स्प्रे, एक तो पहली गांठ बनने पे और दूसरी जो है 70-72 दिन के आसपास, और दवा के नाम भी उन्होंने बोल दिए हैं। आप फिर भी हमसे टेलीफोन से पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो किसानों ने शुरू में पोटाश नहीं दिया है, पोटाश की भी सिफारिश अक्सर आ जाती है कि जी उसमें 37 किलो पोटाश होना चाहिए, और यूरिया भी रिकमेंडेशन में आया है, जो अभी हाल ही में वहाँ पर निदेशक महोदय हैं उन्होंने बोला था ऐसे। तो आप क्या सुझाव देते हैं, अगर वो पोटाश पहले नहीं डाल सके तो वो पहली खाद के साथ पोटाश दे दें या दूसरी पे दें कि नहीं दें? वो अगर पहले जुताई के समय पोटाश नहीं डाला है जी, तो अब खेत में डालने का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छा, तो ऐसी अवस्था में फोलियर स्प्रे बनाकर 1% घोल का अच्छा। म्यूरेट ऑफ पोटाश वो स्प्रे कर सकते हैं पहली और दूसरी सिंचाई के बीच में। किसान भाई, अगर आपने तब खाद नहीं डाला है तो सर ने बोला कि आप उसका फिर पोटाश का स्प्रे करें तो वो ज़्यादा लाभकारी होगा। जी, और पोटाश बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जी। एक्चुअली। पोटाश से जो दाने होते हैं बहुत सुदृढ़ बनते हैं, उनमें चमक आती है। जी, जी, और गेहूं में चमक बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब मंडियों में लेके जाएंगे इसको जी, जी। तो चमक देख के जो मंडी वाले हैं वो कीमत तय करते हैं। तो पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। साथ ही जिंक का भी बहुत महत्वपूर्ण जी, जी। योगदान होता है। तो अगर धान में उन्होंने जिंक सल्फेट नहीं डाला है तो गेहूं में जरूर डाल देना चाहिए था उनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ धान लगता है वहाँ जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ नहीं करें तो वहाँ आवश्यकता नहीं, दोनों फसलों में डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। एक में डाले तो दूसरे तक वो। तो किसान भाई, आप नोट कर लें कि अगर आपने धान की फसल में जिंक सल्फेट डाला था तो गेहूं में आप नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें नहीं डाला है तो इसमें आप अवश्य डालें। जी, जो गेहूं में बीमारियां हैं, रस्ट है, हालांकि हमारी सभी वैरायटी उससे रेजिस्टेंट हैं। लेकिन अगर किसान भाई पुरानी किस्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने खेत की निगरानी अवश्य करें। जी, और जहाँ भी कहीं उनको येलो रस्ट का सिम्टम दिखता है, जो हल्दी जैसा होता है, जी, जी, जी। किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं उसके बारे में, तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि उनको स्प्रे जरूर करना चाहिए, क्योंकि पुरानी किस्म है, अगर रस्ट फैल गई तो उनको जो ईल है उसमें काफ़ी नुकसान होगा। जी, जी। तो प्रोपेकेनाजोल या टेबुकेनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं। कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं, किसान भाई सल्फर किस स्टेज में दें? क्या ज़रूरी है कि नहीं है, कैसा है? देखिए, मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों के खेतों का सॉइल हेल्थ कार्ड जरूर बना होगा और उसके आधार पे ये निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या सल्फर की आवश्यकता है या नहीं। जी, अगर सल्फर की मात्रा कम निकलती है हेल्थ कार्ड में तो कई ऐसी उर्वरक आते हैं सिंगल सुपर फास्फेट जिसमें सल्फर होता है। जी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो सल्फर का स्प्रे करना उचित होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। डॉक्टर साहब, ये तो थी सस्य क्रियाएं, किसान को रिवीजन की ज़रूरत होती है तो हमने इनको बता दिया है। आप कुछ बताएंगे कि कोई नई किस्में गेहूं की आ रही हों आपकी किस्मों से हट के? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 2 किस्में रिलीज हुई हैं। मेरे ख्याल किसान भाइयों को ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि दोनों बेहतरीन किस्में हैं। जी, एक 3369 है और एक 3386 है। अच्छा, 3369 ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी है और 3386 एक चमत्कारिक किस्म साबित होगी आने वाले दिनों में। अच्छा। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि किसान उत्पादन के लिए किस्मों का लगाते हैं तो इसमें दोहरा बेनिफिट है किसानों का। जिंक भी है, आयरन भी है और साथ में आपको बहुत हाई प्रोडक्शन भी है, और साथ में जो हमारी गर्मी बढ़ जाती है उससे प्रतिरोधी क्षमता भी है। ये HD 3386 HD 3386 है, और ये HD 3369 है। 2 ओके। किस्में हैं। ये जी। किसान भाई अवश्य अगले साल प्रयास करेंगे, बीज उनको मिल जाएगा निश्चित तौर पे। और मेरा ऐसा मानना है जी। आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि जो हमारा उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं जी, उसमें ये रूलिंग वैरायटी साबित होगी। ओके। जिस तरीके से आप 187 222 की नाम का बार-बार लेते हैं, जी, आने वाला दिन मुझे लगता है ऐसा कि 3386 एक बेहतरीन किस्म साबित होगी। किसान भाइयों, मैं बात को बंद करता हूं और इस नोट के साथ कि आपको सस्य क्रियाएं जो खेती में गेहूं में रखने हैं ध्यान, वो तो साहब ने बताई ही हैं, मगर आपको खुशी होनी चाहिए इस बात की कि साहब ने 2 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की किस्में बताई हैं। आप नाम फिर नोट कर लेंगे। एक का नाम है HD 3386 और दूसरी है HD 3369। तो
तो अगले साल ये शायद बीज संस्थान देगा, तो इनकी उत्पादकता भी अच्छी रहेगी और ये मौसम को भी सहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपनी ओर से भी करता हूं और किसान भाइयों की ओर से भी करता हूं कि आपको कई दिनों के बाद आप को हमारे चैनल पे वो देखेंगे और वो खुश होंगे। आप संस्थान से नए नए काम करते रहें, किसानों को नई नई तकनीक देते रहें। आपको शुभकामनाएं, नमस्कार। धन्यवाद।